वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज ऑफ PYQ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसके PYQs करेंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं पूरे के पूरे सीरीज में जिसमें कि बच्चे अच्छे खासे कभी कभी फंसते हुए दिखते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं बट कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं वो बने रहते हैं, तो उन मिस्टेक्स को भी हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको देखते रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेस में भी जा करके क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस हो सकते हैं कि 5000 हो, 6000 हो, 10,000 हो। पूरा चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो 5-10 हजार हो सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो लिमिटेड है। बस उतना टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अभी हम लोग इसी पार्ट में, इसी सीरीज में PYQ जो शुरू कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कुछ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और टाइप वाइज हम लोग इस बात को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम मिस्टेक ना करें, कैसे एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ें और सॉल्यूशन निकालें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिना इस टाइप के क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q and +q are located at points a, 0 and 4a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 5a with its center at the origin? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, मार्क्स स्कोरिंग होते हैं और हम लोग ये क्वेश्चन अक्सर देखा करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और ये दोनों चार्जेस का आप कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं a और 4a। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो दोनों केस में 0 है। इसका मतलब कि ये x एक्सिस में ही कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर देख रहे हैं कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस है 5a। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि कोई स्फेयर है, ये कोई स्फेयर है जिसका रेडियस है 5a। देख सकते हैं आप लोग, यहां ये 5a है, ये सेंटर है और यहां पे बोला भी गया है विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो लेट दिस O बी द ओरिजिन एंड द सेंटर एज वेल। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 0 और ये है 5a। अब हम लोग देखते हैं कि -2q चार्ज कहां पर है, ये -2q चार्ज कहां पर है। तो -2q चार्ज जो है वो a0 इसका लोकेशन दिया हुआ है। मतलब कि अगर हम यहां से यहां तक 5 बराबर भागों में बांट लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो -2q कहां है, वो यहां पर है, इस जगह पर। उसके बाद देखते हैं +q कहां पर है, 4, यहां आप देख सकते हैं 4a। तो ये देखिए ये है a, ये है 4a, 1 2 3 4 5, तो यहां पर है +q। अब ये पूछ रहा है कि हम एक ऐसा स्फेयर ले लें जिसका रेडियस 5a है, तो उस स्फेयर के थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि स्फेयर तो जिसका रेडियस है 5a, तो ये दोनों चार्जेस उसके अंदर है। चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, तो नेट चार्ज इसके अंदर कितना है ये वाली बात पहले हम लोग पता कर लेते हैं। तो नेट चार्ज जो होगा वो होता है -2q + q। तो हम लोगों को नेट चार्ज मिलता है यहाँ पर -q। ठीक है, ये अगर हम लोगों के पास है तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या है। तो टोटल फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इक्वल्स नेट चार्ज, सॉरी यहाँ पे नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर बाय
एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये होगा -q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से हम लोगों को मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि है phi इक्वल्स -q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई बार हम लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये भी सोचने लग जाते हैं और अल्टीमेटली हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते कि ये थोड़ा सा नज़दीक है सेंटर से, ये थोड़ा सा दूर है सेंटर से, डिस्टेंस का क्या वैल्यू है, डिस्टेंस का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। तो हम लोगों को ये बात पहले से ही पता हो कि जब हम गॉसेस लॉ डिफाइन करते हैं तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर कहीं भी आप देख सकते हैं डिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम यहाँ पर नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर नेट चार्ज -2q प्लस q, यहाँ पर एडिटिव इन नेचर होता है चार्ज, इसलिए हमने इसे जोड़ दिया और फाइनली ये -q आता है। टोटल फ्लक्स -q बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गॉन थ्रू। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में और देखते हैं कि ये दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसा होता है। तो आप लोग इसके बाद देख सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ऑल इंडिया सीबीएसई से है, जो ये पूछ रहा है कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय E, electric field is given by E equals sigma by epsilon naught n cap, where sigma is the surface charge density and n cap is unit vector normal to the surface in the outward direction। ठीक है, तो केवल सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बात करते हैं, केवल सिंप्लिसिटी के लिए हम जो कंडक्टर है उसको स्फीयर मान लेते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बोल दिया गया। क्या ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस वी कैन टेक दिस सरफेस एज अ स्फीयर। हम लोग इसको स्फीयर मान सकते हैं, तो हम इसे स्फीयर मान लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे चार्ज है, बहुत अच्छी बात। तो ये जो चार्ज है ये कहाँ है, स्फीयर के सरफेस पर है। हमें नहीं पता कि चार्ज कितना है, तो मान लिया जाए कि चार्ज है Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगा। ठीक, तो ये कैसा है, ये है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग सबसे बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है, तो देखिए आप एक चीज समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय दिस, where surface charge density where sigma is surface charge density and n cap is unit vector normal to the surface in the outward direction। तो हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देख रहे होते हैं तो हम लोगों को क्या पता चलता है, देखिए सबसे पहले सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। टोटल चार्ज क्या है यहाँ पर Q, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, जहां पे R क्या है, कैपिटल R है इसका रेडियस। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर Q का वैल्यू मिल गया, तो इंस्टेड ऑफ दिस Q हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार लिख करके देखते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से Q का वैल्यू हम इस मेन इक्वेशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिलेगा। कैसे मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर क्या रखने वाले हैं हम लोग, सिग्मा बाय 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर है R स्क्वायर। तो देखिए ये R स्क्वायर भी यही है, ये डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पर ये R स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग ये कट गया, ये कट गया, तो कुल मिलाकर के
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो हम देख सकते हैं ये रेडियली आउटवर्ड है। तो अगर रेडियली आउटवर्ड है तो अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन था जो अक्सर पूछा जाता है, बड़ा स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है और आप लोग इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज है, एक कैच है, वो क्या, वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चलिए फिर हम लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको यहां पर बनाते हैं। तो हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, PYQ सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस टाइप ऑफ, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और कंसिस्टेंटली ये अल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये देखिए ये 1 मीटर है यहाँ पर लेंथ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आप शेडेड एरिया देख रहे हैं ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इज प्लेस्ड इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, देख सकते हैं XYZ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स 50x I कैप। यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है, वो क्या, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। अगर डिस्टेंस 1 मीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 50 है, डिस्टेंस 2 मीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, एंड सो ऑन। वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम एंड x इज इन मीटर्स। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर और दूसरा है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। चलिए बेसिक क्वेश्चन यही है, ये फिगर दिया हुआ है और हम लोगों को इसी से अब न्यूमेरिकल बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमको समझना है। तो आप लोग सबसे पहले एक बात समझिए, हम लोग इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले जो भी गिवन है वो सारा का सारा क्वांटिटी को नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर लेंथ कितना है हम लोगों को ये देखना होगा, सरफेसेस कितने हैं। तो देखिए इस सिलेंडर में पहला सरफेस है वो लेफ्ट सरफेस है, दूसरा सरफेस है वो राइट सरफेस है। लेफ्ट सरफेस जो है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, और राइट सरफेस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, 1 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट सरफेस जो है उसमें हम लोग एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एरिया वेक्टर ऐसे क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं एरिया वेक्टर का मतलब होता है जब भी हमको किसी भी सरफेस से एरिया वेक्टर ड्रॉ करना रहता है तो हम एक आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वहां पर बनाते हैं, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होता है वो, तो वो नॉर्मल हमेशा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ ड्रॉ होना चाहिए, बाहर की तरफ ड्रॉ होना चाहिए, अंदर की तरफ वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। चलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं तो 50x I कैप न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर ये चीज मेंशन है कि ये न्यूटन पर कूलम में है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब एरिया की बात कर ले, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस इसे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेंथ है ये L लेंथ है। तो चलिए हम लोग एक काम करेंगे, इसको सबसे आसान तरीके से फ्लक्स निकाल कैसे सकते हैं, पहले हम लेफ्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम राइट सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, फिर दोनों फ्लक्सेस को जोड़ देंगे। जोड़ इसलिए देंगे क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो भी स्केलर मेथड से होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले फ्लक्स निकालते हैं थ्रू लेफ्ट सरफेस। तो आप एक चीज गौर कीजिए, अगर हम लेफ्ट सरफेस की बात करें
तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता क्या है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट ए, यही होता है। तो यहां पर हम लोग E डॉट ए तो लिख दिए, चलिए बहुत अच्छी बात। E की जगह पर क्या लिखेंगे, E की जगह पर हम लिखेंगे 50x आई कैप डॉट, ये A है, ये इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है इस तरफ, जो एरिया वेक्टर है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है इस तरफ, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 50x इंटू ए इंटू, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए a इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -50x इंटू ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं a का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही नोट करके रखा है। तो a का वैल्यू है 10 टू द पावर -4, 25 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। जब इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, फ्लक्स मिलने वाला है, वो भी कैसे, लेफ्ट सरफेस से। तो और फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है न्यूटन पर कूलम और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी कह सकते हैं, और आप जैसे भी लिखना चाहें आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट सरफेस की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, -50 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू x। ये जो लेफ्ट सरफेस है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। बाकी इसको हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आता है, तो आप देख सकते हैं ये 0 भी अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर -3 आएगा। बाकी बचाइए तो -125 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमारे पास जो आया वो है लेफ्ट सरफेस के थ्रू हमारा टोटल फ्लक्स। अब आते हैं हम लोग फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस, चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए cos 0 डिग्री होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हम सीधे लिखते हैं यहां पर EA cos 0 डिग्री। तो EA cos 0 डिग्री मीन्स EA, E का वैल्यू क्या है 50 इंटू x, A का वैल्यू क्या है इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। और यहां पर ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर हम लोग अब फिर से यहाँ पर ये 0 को 10 टू द पावर -4 के साथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ये होगा 125 इंटू एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो राइट सरफेस है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, 2 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग 2 मीटर लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर -3 लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ आता है 250 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हम लोगों को मिल गया टोटल फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस। अब हम लोगों को निकालना है टोटल फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या आने वाला है, यहां आएगा प्लस, पहले लेफ्ट सरफेस है तो माइनस ही ले लेते हैं, -125 10 टू द पावर -3 प्लस 250 इंटू 10 टू द पावर -3।
और अब देख सकते हैं इसको हम लोग अब इरेज कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप लोग आसानी से, जो आंसर आ रहा है वो है 125 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसी को हम लोग प्रॉपर वे में अगर लिखेंगे, ये टोटल फ्लक्स है, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये टोटल फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ठीक है, यहां भी ये फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स जो है वो ये होगा। तो हम लोग टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये थोड़ा क्यू टाइप का दिख रहा था क्योंकि वो क्यू ही लिखा हुआ था, हम लोगों ने इसे सुधार करके यहाँ पर फ्लक्स बना दिया जो फाई से डिनोट करते हैं। तो कुल मिलाकर के यही टोटल फ्लक्स है। तो इससे हमको एक बात पता चला, क्या पता ये चला कि इस सिलिंड्रिकल शेप में, सिलिंड्रिकल शेप के अंदर जो टोटल फ्लक्स है वो ये है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। यहां पर हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमको फ्लक्स अब पता है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमेशा इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पर फ्लक्स का वैल्यू हमें पहले से पता है, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं, फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर फ्लक्स कितना आया है, तो फ्लक्स का वैल्यू है 0.125 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर, हम लोग यहां पर लिखते हैं -12। और अगर हमको यहां पे चार्ज निकालना है, ये चार्ज यहां पर निकालना है, तो इसका वैल्यू होगा कूलम में। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये काम मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि कैलकुलेशन ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि इसके बिना हम लोग, फिर से वही बात बताऊंगा कि हम लोग क्वेश्चन पेपर का इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गॉसेस लॉ और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं और ये सब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। जब भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो गॉसेस लॉ से हम लोग बेसिकली ये दो काम कर सकते हैं, एक फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज सरफेस और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने वही किया, हमने एक ही क्वेश्चन में ये दोनों देखा। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे फ्लक्स भी निकाला, दूसरी बार हम लोगों ने चार्ज भी निकाला। चार्ज निकालने के लिए हम लोगों ने गॉसेस लॉ अप्लाई किया और फ्लक्स हम लोगों ने जनरल मेथड जो फ्लक्स का होता है E.A उससे निकाल लिया। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्फीयर ऑफ S1 ऑफ रेडियस R1 एनक्लोजेस अ नेट चार्ज Q। तो यहां पर एक स्फीयर है S1 जिसका रेडियस है R1 और ये एनक्लोज करता है एक चार्ज कैपिटल Q। इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2, ये जो दूसरा स्फीयर है जिसका भी सेंटर यहीं पर लाई करता है, S2 ऑफ रेडियस R2 जिसका रेडियस है R2 और ऑब्वियसली R2 इज ग्रेटर देन R1 गिवन और मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, एनक्लोजिंग चार्ज 2Q। ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है 2Q। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। How will the electric flux through S1 change if medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of air? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोगों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या, आप रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुने होंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो देखिए हम लोग सबको ही जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको एप्सिलॉन नॉट से हम डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, अगर आप इसके ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर इक्वेशन जानते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन को मेंशन कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
Q1 Q2 by R स्क्वायर। नाउ आपको ये एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट जानना है, तो आप इसको इधर ले आइए, यहाँ पे 1/4 इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा 1/4 तो नंबर है, Q1 Q2 मतलब कि कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, यहाँ फोर्स डिनोमिनेटर में है पर न्यूटन, R स्क्वायर डिनोमिनेटर में है पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका ऐसा यूनिट है। आप इस तरह से आसानी से परमिटिविटी का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और ऐसा यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बात समझ लें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं और के से भी डिनोट कर सकते हैं। होता क्या है ये, तो आप लोग एक चीज समझिएगा, ये हम आप लोगों को याद रहे इसलिए बता रहे हैं, डायरेक्ट लिखना नहीं है, इसको पहले हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग जैसे कभी भी कोई दो चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ये दो चार्ज को पहले हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम में रखेंगे, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अगर वैक्यूम में रखें तब दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, वैक्यूम के लिए हम लोग नॉट यूज करते हैं, फोर्स इन द वैक्यूम बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब सेम सिस्टम को सेम डिस्टेंस में रखते हुए हम किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं और उस मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4 पाई। अब दूसरा मीडियम वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है, ये कोई डेंसर मीडियम होगा जो इससे ज्यादा डेंस है, तो इसका परमिटिविटी हम लोग मान के चलते हैं एप्सिलॉन होता है। बाकी चार्ज वही है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वही है। तो हम लोगों को ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कैसे मिलता है, तो हम इन दोनों केसेस में जो फोर्स है उसको डिवाइड कर देते हैं। Force between two charges kept r distance apart in the air by force between same two charges kept same distance apart but in some other medium। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सारा कुछ कट गया, 4 पाई कट गया और फाइनली आपको जो k या एप्सिलॉन नॉट r मिलता है वो आएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तैयारी की है, बस तैयारी की है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जान गए कि अगर हम एप्सिलॉन आर या के की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं। चलिए फिर अब हम लोगों को जब ये पता है कि ऐसा होता है तो अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये दोनों समझ गए हैं। तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 एनक्लोजेस अ नेट चार्ज Q। तो हम लोग एक बात करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू S1। होता क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज, यहाँ पर एनक्लोज्ड चार्ज है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हम अब निकालते हैं फ्लक्स थ्रू S2। S2 क्या केवल 2Q चार्ज को एनक्लोज करता है, नहीं, इस S2 के अंदर 2Q तो है ही, उसके साथ साथ Q भी है। अब चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है तो इन दोनों चार्जेस को जोड़ देंगे तो हमको नेट चार्ज मिलेगा। तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना है, 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब हम गॉसेस लॉ को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो फ्लक्स निकालते हैं वो फ्लक्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर हो गया फ्लक्स थ्रू S1 और ये हो गया फ्लक्स थ्रू S2। पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो हम लोगों को फ्लक्स थ्रू S1 और फ्लक्स थ्रू S2 का रेशियो निकालना। तो यहां पर हम लोग आसानी से ये निकाल देते हैं और ये आता है 1:3। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। एंड हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced
in the space inside S2। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि हम लोग ये जो गैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो गैप देख रहे हैं, इसमें हम एक ऐसा मटेरियल फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि फ्लक्स थ्रू S1 में क्या होगा। तो अगर हम लोग फ्लक्स थ्रू S1 की बात भी कर लें तो फ्लक्स थ्रू S1 में कोई चेंजेस आएगा नहीं, कोई चेंजेस नहीं आना है। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी हम यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं दूसरा मीडियम, वो मीडियम क्या इस स्फीयर के अंदर है? नहीं, इस स्फीयर के अंदर तो अभी भी वैक्यूम ही है। तो अगर वैक्यूम ही है तो यहां पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो फ्लक्स इतना ही होगा। तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन की बात हम लोग छोड़ दें और हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये देखते हैं कि क्या S2 के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो चेंज करेगा? हाँ, वो कर सकता है, वो हम लोग सर्टेनली जानते हैं कि कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q1 जो है वो इस मीडियम में है और Q2 जो है, मतलब जो 2Q है, वो इस मीडियम में है। तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि दोनों मीडियम अलग अलग है। तो यहाँ पर जो सेकेंड मीडियम होगा, ये जो सेकेंड मीडियम होगा, इसके थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकेंड मीडियम के थ्रू हम लोग इस तरह से फ्लक्स निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर फ्लक्स निकाल करके। तो देखिए, फ्लक्स थ्रू S2, तो यहां पर हम लोगों के पास एक चीज है, वो क्या कि ये एक मीडियम है, टोटल चार्ज है 2Q, मीडियम है एप्सिलम। एप्सिलम क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग दूसरा मीडियम डाल दिए थे। और उसके बाद एक और बात है, यहां पर चार्ज Q है, हाँ भाई Q है, और वहां मीडियम कितना है? एप्सिलम नॉट। चलिए हम लोग निकाल करके देखते हैं। यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एप्सिलम R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एप्सिलम निकालना चाहते हैं, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम निकालना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? K एप्सिलम नॉट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2Q बाई K एप्सिलम नॉट प्लस Q बाई एप्सिलम नॉट। तो कुल मिला करके यहां पर हम लोग देखेंगे इतना वैल्यू आएगा टोटल फ्लक्स का थ्रू S2। कब? जब हम लोग यहां पर एक दूसरा मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देख रहे हैं यहां पर K होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी हम लोग K लिखे इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास देखते हैं ये फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1 द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स A। यहां पर ये वर्टेक्स A है, ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट B एंड C। यहां पर B है, यहां पर C है, इन दोनों जगहों पर चार्जेस आप देख सकते हैं +3Q है और -4Q है। तो यहां पर हम लोग ये भी देख सकते हैं जो फिगर में गिवन है कि हर एक साइड जो है वो A लेंथ का है, B वर्टेक्स पे एक 3Q चार्ज है, C वर्टेक्स पे -4Q चार्ज है, और A पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और उस नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कुछ दिन बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे भी चर्चा करेंगे, जो मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो यहाँ A पर हम लोग देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक बात एकदम स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो होता क्या है। देखिए, जब भी कोई चार्ज दिया हुआ हो और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, और अपनी जानकारी के लिए हम हमेशा याद रखेंगे कि टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बेसिक कन्वेंशन है
तो इस कन्वेंशन को हम लोग प्रॉपरली हमेशा याद रखें, ये प्लस क्यू नॉट एक छोटा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल यूनिट चार्ज है जिसका नेचर है प्लस और इसका मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हम लोगों ने ले लिया। अब आप एक चीज देख सकते हैं, ये 3Q की वजह से, ध्यान दीजिएगा, इस 3Q की वजह से, प्लस 3Q की वजह से ये चार्ज का क्या होगा, ये 3Q इसको रिपेल करेगा ऐसे सीधा, एकदम सीधा, ठीक है। तो यहां पर अगर ये रिपेल कर रहा है, ये फोर्स रिपल्सिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम लिखेंगे B2A, ठीक है। अब दूसरा, ये -4Q क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। इस अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये -4Q इस Q नॉट पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रखते हैं हम लोग AC। AC का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड A से C की तरफ लग रहा है। BA का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड B से A की तरफ लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़ा चार्ज कौन सा है, बड़ा चार्ज ये है, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये भी ज्यादा होगा, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल ही लेंगे, वो तो छोटी सी बात है। ये कैसा ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये कितना है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को एक बात समझ में आता है, वो क्या, वो ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 120 डिग्री। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो 120 डिग्री हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो थोड़ा सा इस साइड टिल्टेड होगा, एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फील्ड है वो बड़ा फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच में वो बड़ा इंटरेक्शन है, बड़े फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ भी होगा इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। हम लोगों को एक काम करना चाहिए, यहाँ पर पैरेललोग्राम लगा देते हैं और ये देखिए ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम लोग रख देते हैं E। तो चलिए पहले हम लोग E का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो E का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वेक्टर मेथड से हम इसको ऐड करते हैं। कैसे होता है, आप लोग सब ने पढ़ा है, E इज इक्वल टू क्या होगा, EBA स्क्वायर प्लस EAC स्क्वायर प्लस 2EBA इंटू EAC इंटू cos 120 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, EBA पहले निकाल लेते हैं। तो EBA क्या होगा, EBA का जो वैल्यू है यहां पर देख सकते हैं, चार्ज है ये, डिस्टेंस है ये। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर EAC, वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। चार्ज क्या है 4Q, डिस्टेंस क्या है A स्क्वायर। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वो क्या, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो चार्ज का नेचर मेंशन नहीं करते हैं, चार्ज का नेचर मेंशन नहीं किया जाता है। चार्ज का नेचर अगर मेंशन करना हो तो हम केवल ऐसा तब करते हैं जब हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज अगर हम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो चार्ज का नेचर लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और EBA हमें पता हो गया, EAC हमें पता हो गया। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखें तो K Q बाई A स्क्वायर, K Q बाई A स्क्वायर। यहां पर एक काम करते हैं हम लोग,
ये जो k क्यू बाई ए स्क्वायर है इसको कोई क्वांटिटी मान लेते हैं, जैसे कि p, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 3p, और EAC क्या हो जाएगा 4p। हमारे लिए अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम लोग अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB स्क्वायर BA स्क्वायर, तो ये कितना आता है 3p, 3p का स्क्वायर क्या होगा 9p स्क्वायर। फिर EAC जो 4p है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 16p स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3p इंटू 4p इंटू कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9p स्क्वायर 16p स्क्वायर कुल मिलाकर के होता है 25p स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 4 तिया 12 दूनी 24 p स्क्वायर, हाँ भाई p स्क्वायर है माइनस हाफ है, ये 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 25p स्क्वायर माइनस 12p स्क्वायर, तो E इक्वल्स क्या आता है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा 13p स्क्वायर, जो कुल मिलाकर के है √13p। तो p का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर k क्यूब बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं k क्यूब बाई ए स्क्वायर और √13, यही वैल्यू है किसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। हम लोग बेसिक ऐसा समझते हैं कि हम अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन बता दें या एंगल बता दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ फिलहाल हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये एंगल की डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए यही एंगल है अल्फा, तो हमको एंगल अल्फा को ही यहाँ पर निकालना है। अगर हमने अल्फा एंगल निकाल दिया तो हम ये आसानी से बता पाएंगे कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्फा एंगल पे है, किससे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड EAC से। चलिए इसको हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप रिवाइंड करके एक बार पीछे देख सकते हैं, ये सारा का सारा सॉल्यूशन। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों को tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वहां पर हम लोग लिखते हैं साइन EBA साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय डिग्री। यही फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने क्लास 11 में ही शुरुआत में ही पढ़ा था, जब हम लोग वेक्टर मेथड से एडिशन सीख रहे थे। तो यहाँ पर EBA साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए EBA याद कीजिए इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 3p। साइन 120 का वैल्यू वही होता है जो साइन 60 का वैल्यू होता है, कितना √3/2 डिवाइडेड बाय EAC क्या था 4p प्लस EBA 3p इंटू कॉस 120 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा -1/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3√3/2p डिवाइडेड बाय, अब एक काम करते हैं यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसको यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4p माइनस 3/2p। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग tan अल्फा की खोज कर रहे हैं। तो tan अल्फा की खोज करते करते हमें ऐसा कुछ मिलता है, यहां हो जाएगा 8p माइनस 3p क्या होगा 5p, 2 कैंसल, p कैंसल, सो फाइनली अल्फा गिव्स tan इनवर्स, यहां पर क्या वैल्यू आएगा 3√3/5, and this is how we can express
द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अल्फा का यही वैल्यू हम लोगों के पास आता है tan इनवर्स 3√3/5। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर। ये क्यूब है जिसका हर एक साइड 0.1 मीटर है। आर एज शोन, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स वेयर अल्फा इक्वल्स 500 न्यूटन पर कूलम मीटर। ई वाई का वैल्यू और ई जेड का वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, वो केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब बात और समझते हैं। यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और दूसरा है द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो पहले फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो एक बात फिर से हम लोग दोहरा लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल एक्स एक्सिस में ही है, वाई और जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 है। तो यहाँ पर वो भी पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इस क्यूब का भी, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था, इस क्यूब का भी ये जो शेडेड पोर्शन है ये लेफ्ट सरफेस है, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये राइट सरफेस है। तो जो लेफ्ट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, जो राइट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। यहाँ पर ई एक्स जो है वो अल्फा एक्स है, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 500 है और एक्स डिस्टेंस है, जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो वेरिएबल क्वांटिटी है, और डिस्टेंस के साथ वो क्वांटिटी चेंज कर जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर वैसे ही फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस निकाल लेते हैं, यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ई डॉट ए होता है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर हम लोग कुछ गिवन क्वांटिटीज है उसको लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो 0.1 मीटर है। ये जो सरफेस है ये क्यूब, ये पूरा का पूरा क्यूब है जिसमें कि हर एक सरफेस एक स्क्वायर है। तो ये भी 0.1, ये भी 0.1। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो एक स्क्वायर का एरिया होगा 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, ये मीटर में है तो हम लोग इसको मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के ये एरिया कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, इसको आप चाहे तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लेफ्ट सरफेस की बात करें, यहाँ पर लेफ्ट सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अल्फा एक्स। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 500 और एक्स जो है वो डिस्टेंस है। तो लेफ्ट सरफेस जो है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 0.1। तो यहाँ पर हम लोग 0.1 लिख देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू लेफ्ट सरफेस जो है वो कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 50 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लेफ्ट सरफेस की बात करें तो अल्फा एक्स हम लोग लिखेंगे। अल्फा एक्स यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू लेफ्ट सरफेस कितना है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 50। एरिया कितना है तो ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है वहाँ पे 10⁻⁻²। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 180 डिग्री। बहुत अच्छी बात। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोग राइट सरफेस के लिए फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे E x a cos 0 डिग्री
ई एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए ई का वैल्यू क्या होगा, तो ई का वैल्यू है अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 500, एक्स कितना है, ये जो सरफेस है यहाँ से 0.2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे 0.2 मीटर, ठीक है। ए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर अल्फा एक्स लिख दिया, अल्फा का वैल्यू 500, एक्स का वैल्यू इतना। अब ए लिखना है, तो एरिया कितना है, एरिया इसका भी वही है जो इसका है, वहां पर एरिया मेंशन है, वो कितना है 10⁻⁻²। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो कुल मिला करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पे बाई 2 करेंगे और हमें मिलेगा 100 × 10⁻², तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 + 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस। तो लेफ्ट सरफेस के थ्रू कितना है -0.5, राइट सरफेस के थ्रू कितना है 1, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कुल मिलाकर के हम लोग लिखेंगे 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इस तरह से हम लोगों ने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालने के लिए जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ पर गॉसेस लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है नेट फ्लक्स थ्रू द एनक्लोज्ड सरफेस विल बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें चार्ज निकालना है, चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फ्लक्स का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है कितना 0.5 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। निकाल रहे हैं चार्ज, तो ऑब्वियसली अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो ये कूलम होगा और इस तरह से हम इसको फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड द क्यूब। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने डिस्कस किया और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बनाया जाए तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस पर हम लोग और भी चर्चा समय आने पर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फ्लक्स निकालना और गॉसेस लॉ के द्वारा कैलकुलेट करना और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनक्लोज सरफेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा का सारा चीज़ आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, इसको जा करके बनाएंगे, देखेंगे और एक बार आप लोग फिर से इस सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने से भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। तो इसको बनाइएगा और लाइक भी करते रहेगा। चलिए, थैंक यू।